गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का कुछ न्यूमेरिकल्स। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास 9.1 इंटू 10⁻³ kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻³ kg is situated at a distance of 5.3 into 10⁻11 meter. D equal to 5.3 into 10⁻11 meter. From a proton of mass MP4, MP को रिप्रेजेंट करेंगे मास ऑफ प्रोटॉन, इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻27 kg. Compute electrostatic force and gravitational force between them. Also compare the two charges. Charges on electron equal to charge proton equal to 1.6 into 10⁻19 coulomb. QE ले लेते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब होता है, और सेम QP ले लेते हैं हम लोग, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो बच्चों चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इक्वल होता है, लेकिन साइन में अपोजिट होता है। 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके अकॉर्डिंग दो चीज़ निकालना है। एक निकालना है FE इक्वल टू व्हाट, फोर्स ड्यू टू चार्जेज, यानी कि वी विल हैव टू फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एंड सेकेंड मुझे फाइंड करना है FG, इट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन दिस टू चार्जेस। ये भी मुझे निकालना है, और फिर दोनों को कंपेयर भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। अगर हम लोग बात करें, सपोज डैट मान लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे प्रोटॉन है, दोनों का बीच का डिस्टेंस D है। चूँकि दोनों अपोजिट नेचर का है, अपोजिट चार्ज होल्ड करता है, जिसके कारण ये फोर्स अट्रैक्टिव होगा। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर मैं देखूं तो F इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R², ये होता है। और इसी को आप क्या करते हैं, आप लिखते हैं F इक्वल टू, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको आप लिख देते हैं K इंटू Q1 Q2 बाई R²। ये इसको कहा जाता है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर? अब बच्चों यहाँ पे अगर न्यूमेरिकल वैल्यू आप पुट करें, F इक्वल टू क्या निकालना है, FE निकालना है। ठीक है, K का वैल्यू क्या है, तो K का वैल्यू समझ लीजिए ये कांस्टेंट होता है, और जनरली आपके क्वेश्चन में दिया हुआ भी रहता है, लेकिन आप लिखेंगे K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹। ठीक है, अब Q1 एंड Q2 क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। तो Q1 की जगह पे लिख दीजिए 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू Q2 को एक जगह पे भी सेम लिख दीजिए 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाई R²। क्या है, तो दोनों के बीच का गैप D मैंने लिया है जो 5.3 है, तो आप लिखेंगे 5.3 इंटू 10⁻11
का होल स्क्वायर। तो ये एफ ई का वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपके पास आ जाएगा। मैं कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ। आप क्या कीजिए, सभी न्यूमेरिकल वैल्यू को एक साथ लिख दीजिए। 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 10 टू द पावर -19 डिवाइडेड बाई 5.3 इंटू 5.3 इंटू 10 टू द पावर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा -22। ठीक है। तो अगर आप कैलकुलेट करें, अगर आप जानते हैं तो इस सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। 5.3 को 5.3 से मल्टीप्लाई करके आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद जो आपका रिजल्ट आता है वो आ जाएगा 8.2 इंटू 10 टू द पावर -8 न्यूटन, जो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हो सकता है आपको परेशानी हो इसमें। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है बच्चों, अगर किसी भी नंबर में बेस सेम हो और एक्सपोनेंट अलग अलग हो और बेस के बीच मल्टीप्लिकेशन हो तो सिंपली सभी पावर को आप ऐड कर देंगे। और बेस सेम हो लेकिन डिवीज़न हो तो डिवीज़न में पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाता है। तो जब आप ये परफॉर्म करेंगे ये ऑपरेशन तो आपके पास आ जाएगा 8.2 इंटू 10 टू द पावर -8 न्यूटन। ठीक है। ये हुआ आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर हम लोग बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स का तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए आप लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बच्चों F इक्वल टू एफ जी, मैंने लिया है यहाँ पे एफ जी इक्वल टू कैपिटल G इंटू एम ई इंटू एम पी, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इट मीन्स डी है आपके पास, डी स्क्वायर लिखिए। जी क्या है तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसका वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू, मुझे इधर से थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। इंटू एम ई का वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है बच्चों 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। फिर मास ऑफ प्रोटॉन भी दिया गया है इंटू 1.7 इंटू 10 टू द पावर -27 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। तो डी कितना है 5.3 इंटू 10 टू द पावर -11 का होल स्क्वायर। ठीक है। एफ जी इक्वल टू बच्चों आप निकालेंगे तो सभी का न्यूमेरिकल डाटा एक जगह लिख लीजिए आप। 6.7 इंटू 9.1 इंटू 1.7 डिवाइडेड बाई 5.3 इंटू 5.3 इंटू यहाँ पे 10 टू द पावर -11 है, यहाँ पे 10 टू द पावर -31 है, यहाँ पे 10 टू द पावर -27 है डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर, चूँकि स्क्वायर है तो 11 का स्क्वायर कर दिया इसको। तो पावर का एक्सपोनेंट में पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। 11 टू ज़ा 22 -22। ठीक है। अब ये वैल्यू हो जाएगा 6.7 इंटू 9.1 इंटू 1.7 डिवाइडेड बाई 5.3 इंटू 5.3 इंटू
यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, एक्सपोनेंट में ये बेस होता है और ये जो पावर है इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। सभी का बेस सेम है और बेस के बीच मल्टीप्लिकेशन है तो पावर का एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 10 टू द पावर, सभी का एडिशन हो जाएगा 7 + 1 8 1 9 2 3 5 1 6 -69 डिवाइडेड बाय 22, सॉरी 10 टू द पावर -22, 10 टू द पावर -22। अगर आप सॉल्व करें इसको तो 6.7 × 9.1, मैं मल्टीप्लाई करने वाला नहीं हूँ, मल्टीप्लाई आप करेंगे 5.3 × 10 टू द पावर। अब यहाँ पे देखिए बेस के बीच डिवीजन है तो पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाता है, तो ये लिखेंगे 10 टू द पावर -69 -22। ये आपका जब आप सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -69 + 22 इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आपके पास जो आएगा 3.68 × 10 टू द पावर -47 न्यूटन। ये क्या है? तो Fg है, इट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दो वैल्यू बच्चों आपके पास आया, एक ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू जो किसके बीच है, इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच है। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, किसके बीच है, इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच है। नाउ यू हैव आस्क्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच कंपेयर कीजिए, कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए आप क्या करेंगे, लिखेंगे Fe डिवाइडेड बाई Fg। Fe का वैल्यू क्या है 8.2 × 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाई Fg का वैल्यू क्या है, तो 3.68 × 10 टू द पावर -47। ठीक है, अब आप लिख लीजिए Fe = जब आप डिवाइड करेंगे इसको तो आपके पास रिजल्ट आएगा 2.2 × 10 टू द पावर 39 Fg, इंटू लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं चूंकि 10 टू द पावर 39 टाइम्स है। अब बच्चों आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का 2.2 × 10 टू द पावर 39 टाइम्स ज़्यादा है। इसका क्या मतलब है, तो बच्चों इसका मतलब ये है, आपको समझना है जो ग्रेविटेशनल फोर्स का अमाउंट होता है वो काफ़ी कम होता है। अगर मास कम है तो, मास कम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स का अमाउंट काफ़ी कम होता है। ये आपका क्वेश्चन था। अब हम लोग मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। हम लोगों का सेकेंड क्वेश्चन है, टू सिमिलर equal charges are found to repel each other. Let similar charge equal to Q, मैंने मान लिया सिमिलर चार्ज Q है, repel each other with a force of 16 Newton, F = 16 Newton when placed 0.3 meter apart in air, D = 0.3 meter. What is the strength of each charge? तो बच्चों एक्चुअली हुआ क्या, तो यहाँ पे एक चार्ज Q है और फिर दूसरे चार्ज Q को रिप्लेस, इसको प्लेस कर दिया 0.3 मीटर दूर एक दूसरे से। अब यहाँ पे बोला जा रहा है you will have to find the amount of charge, जबकि इसके बीच का जो रिपल्सिव फोर्स है वो आपको दिया गया है 16 न्यूटन। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट सिमिलर चार्जेज इक्वल टू x, वो मान चुके हैं हम लोग। अब कुलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फ्रॉम
Coulomb's law, F equal to K into Q1 into Q2 by D स्क्वायर होता है। यानी कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब बच्चों Q1 और Q2 क्या है? Q1 एंड Q2 सिमिलर चार्ज है, तो दोनों को हम लोग डाल देंगे। यहाँ पे F का वैल्यू क्या है? तो पता है हम लोगों को F का वैल्यू है 16 इक्वल टू K का वैल्यू क्या है? तो प्रीवियस क्वेश्चन में मैं बताया था K का वैल्यू जो होता है वो 9 इंटू 10⁻9 होता है। Q का वैल्यू Q डाल देंगे, Q2 का वैल्यू भी Q डाल देंगे, डिवाइडेड बाई D स्क्वायर। दोनों के बीच गैप कितना है, डिस्टेंस कितना है? तो 0.3 मीटर, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 16 इंटू 0.09, 0.3 का स्क्वायर करेंगे 0.09 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻9 इक्वल टू Q स्क्वायर। Q इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू 0.09 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻9। अगर Q का वैल्यू आप निकालते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली ये आ जाता है 1.26 इंटू 10⁻⁻5 कूलम। अब क्या है, अब बात है जो Q यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा। तो बच्चों क्वेश्चन में बोला गया है रिपल्सिव फोर्स लगता है, इट मीन दोनों चार्ज का नेचर सेम होगा। तो यहाँ पे या तो दोनों प्लस हो सकता है या दोनों माइनस हो सकता है। तो Q इक्वल टू आपका वैल्यू निकल गया, ये आपका एक आंसर हुआ। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विथ अ सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 8। अब आपको फोर्स निकालना है जब इसके बीच किसी एयर के अलावे किसी दूसरे सब्सटेंस को फिल्ड कर दिया जाता है। इट मीन्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 8। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है बच्चों, मैं आपको बता दूं। ये जो मान लीजिए ये दो चार्ज रखा हुआ है, ये एयर में रखा हुआ है, एयर में रखा हुआ है, तो इसके बीच जो फोर्स लग रहा है वो F लग रहा है। अगर इसी सिस्टम को दूसरे किसी इसी सिस्टम को हम लोग दूसरे किसी मीडियम में डाल दें और मान लेते हैं उसका फोर्स आपका हो जाएगा F1, तो यहाँ भी Q होगा, ये Q होगा, इसके बीच गैप भी 0.3 मीटर होगा। लेकिन यहाँ एयर था और यहाँ पे कोई अदर मटेरियल होगा, अदर मीडियम होगा, मीडियम अदर देन एयर। तो इसमें जो फोर्स लगेगा और इसमें जो फोर्स लगेगा, दोनों के रेशियो को हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इज इट क्लियर? ये आप सिस्टम देख रहे हैं, दो चार्ज रखा हुआ है 0.3 मीटर डिस्टेंस पे, दोनों के बीच अट्रैक्शन और रिपल्सन अगर हो रहा है, सेम चार्ज होगा तो रिपल्सन होगा, अपोजिट चार्ज होगा तो अट्रैक्शन होगा। जो भी फोर्स लग रहा है, ये फोर्स अगर इस एयर को हटा करके दूसरा मीडियम डाल दें, उसमें जो फोर्स लगेगा वो दोनों फोर्स के रेशियो को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मुझे बोला गया 8 हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे वी नो दैट F डिवाइडेड बाई F1 इक्वल टू K। तो F पहले कितना था, एयर में तो मुझे दिया गया है 16 है, डिवाइडेड बाई F1 कितना है मालूम नहीं, F1 कितना है, K कितना है तो मुझे दिया गया है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 8 है। नाउ यू विल हैव टू फाइंड F1। F1 इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 2 न्यूटन
will be the answer. A charge of 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb is situated at a distance of 0.3 meter from another charge of 6.4 into 10 to the power minus 19 coulomb. Where will the electric field be 0? सबसे पहले बच्चों हम लोग डाटा लिख लेते हैं। एक चार्ज है Q1 इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। Q2 इक्वल टू दूसरा जो मेरा चार्ज है वो है 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। दोनों के बीच जो गैप है D इक्वल टू 0.3 मीटर। नाउ अब आपसे पूछा गया, दोनों चार्ज को 0.3 मीटर से सेपरेट किया गया है। अब दोनों चार्ज के बीच में मान लेते हैं सपोज डैट ये Q1 को यहाँ रखा गया है और Q2 को यहाँ रखा गया है, और दोनों के बीच की गैप की बात करें तो 0.3 मीटर ये गैप है। अब आपसे बोला गया इस दोनों के बीच में एक पॉइंट फाइंड कीजिए जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है द प्लेस वेयर फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जो फोर्स महसूस किया जाएगा किसी पॉइंट पे वो कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मुझे पूछा गया कि ये कौन सा जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो उस पॉइंट पे हम लोग एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज डाल देंगे। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब चार्ज का वैल्यू 1 कूलम्ब होगा। मान लेते हैं सपोज दैट एक पॉइंट P है जहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक डाल दे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 क्या होगा, तो जैसे ही आप पॉजिटिव चार्ज आप डालिएगा यहाँ पे तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच रिपल्सन होगा तो इधर की ओर लगेगा F2, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये फोर्स अप्लाई करेगा रिपल्सिव इस पे तो इधर की ओर लगेगा F1। बच्चों मैं बता दूं वो प्लेस जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तब हो सकता है जब यहाँ पे फोर्स महसूस नहीं किया जाए। इट मीन्स F1 इक्वल टू F2 होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ। आप जानते हैं दो चार्ज के बीच जो फोर्स है वो कूलम्ब्स लॉ के द्वारा ही फाइंड किया जाता है। फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ पहले हम लोग F2 निकालते हैं। F2 इक्वल टू K इंटू Q2 इंटू 1। बच्चों 1 क्यों दिए आप देख लीजिए, यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज मैंने डाला था इसलिए यहाँ मैंने 1 लिखा, डिवाइडेड बाय R²। इसके बीच गैप क्या है, स्पेस क्या है पता नहीं, तो मान लेते हैं हम लोग ये जो वैल्यू है ये x है, देन ये जो वैल्यू होगा ये 0.3 माइनस x होगा। इज इट क्लियर। तो एक वैल्यू को हम लोग ये x ले लेंगे x²। अब हम लोग नाउ F1 निकाल लें। F1 क्या होगा, K इंटू Q1 क्या वैल्यू डाल दें, Q1 इंटू 1 क्योंकि यहाँ पे मैंने यूनिट पॉजिटिव चार्ज डाला है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, इसके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो पूरा डिस्टेंस है 0.3 और ये है x, तो लिखना पड़ेगा 0.3 माइनस x का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो आप लिखेंगे k का वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू Q2 का वैल्यू 6.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19
इंटू 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू आप लिखिए, के का वैल्यू लिखिए तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 का वैल्यू, Q1 का वैल्यू आप जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 0.3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना है, तो पता है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तब हो सकता है जब F1 इक्वल टू F2 होगा। इट मीन्स ये बॉडी यहाँ पे अगर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए तो इस पर कोई फोर्स महसूस नहीं किया जाएगा। F1 का वैल्यू लिखिए क्या है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई 0.3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू F2 का वैल्यू पुट करें 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 19 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इधर भी है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इधर भी है, क्रॉस हो गया। 10 टू द पावर 19 इधर भी है, 10 टू द पावर 19 इधर भी है, ये क्रॉस हो गया। अब यहाँ से जो वैल्यू मिला मुझे 1.6 डिवाइडेड बाई 0.3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 6.4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर हम लोग इसको लिखें तो मैं लिख सकता हूं 1 बाई 0.3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 6.4 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब 1.6 से इसको आप क्रॉस कर सकते हैं 4 से। ठीक है, अब आप लिखिए 1 बाई 0.3 माइनस एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। इसका मतलब आपको समझ आता है। मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ यहाँ पे, तो ये 1 बाई 0.3 माइनस एक्स दिख रहा है बच्चों आपको, यस, इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई एक्स। अब आप वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 2x इक्वल टू 0.6 माइनस 2x इक्वल टू x, 0.6 इक्वल टू x प्लस 2x। अब आप लिखेंगे 3x इक्वल टू 0.6, x इक्वल 0.2 मीटर डिस्टेंस। ठीक है, x इक्वल टू 0.2 मीटर है बच्चों। इसका मतलब है ये Q1 से Q2 से 0.2 मीटर के डिस्टेंस पे जो पॉइंट होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। A charge of 1.6 into 10 to the power minus 3 coulomb is moved between 2 points and 3.2 joule of work is done. What is the potential difference between 2 points? ठीक है, तो बच्चों क्या करते हैं, 2 पॉइंट बनाते हैं, एक A और दूसरा B। मुझे बोला गया Q इक्वल टू एक चार्ज है जिसका वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 कूलम्ब है। अब इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाया गया तो मुझे वर्क करना पड़ा W इक्वल टू 3.2 जूल। और मुझे बोला गया यू विल हैव टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स। बच्चों अगर आप वीडियो प्रीवियस देखें अच्छे से तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस में बताया था amount of work done in bringing unit positive charge from one point to another point।
तो यहाँ पे ये टोटल चार्ज को यहाँ तक कैरी करने में 3.2 जूल वर्क करना पड़ रहा है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कैरी करने में जो वर्क करना पड़ेगा वही कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम्ब को चार्ज करने में वर्क करना पड़ रहा है 3.2 जूल, देन 1 कूलम्ब को चार्ज करने में 3.2 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल। ये जो अमाउंट निकलेगा मेरा, ये पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। नहीं तो अगर फॉर्मूला याद है तो बच्चों मैं आपको बता दूं, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है W बाई क्यू। ये रेडीमेड फार्मूला है। W का वैल्यू लिखिए 3.2 जूल डिवाइडेड बाई Q का वैल्यू चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -3 सॉरी। V इक्वल टू जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट आंसर। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस में कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। पोटेंशियल डिफरेंस में सिंपल सा मीनिंग है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो यहाँ से 1.6 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम्ब को लाने में वर्क 3.2 करना पड़ा था। तो यूनिट चार्ज को लाने में क्या वर्क करना पड़ेगा? that will be equal to 3.2 divided by 1.6 into 10 to the power -13 coulomb. After calculating you will get your answer 2 into 10 to the power 3 volt. Is it clear? Now move to the next question. Question number 5. The electric potential at a point in an electric field is 100 volt. How much work will have to be done to move an electron from that point to just outside the field? The magnitude of the charge on the electron is 1.6 into 10 to the power -19 coulomb. बच्चों क्या है, आपको दिया गया पोटेंशियल दिया गया 100 वोल्ट है और Q इक्वल टू चार्ज दिया गया है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब बच्चों आपसे बोला गया एक कोई पॉइंट है A, अब इस पॉइंट से इस चार्ज को जिसका अमाउंट 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब है, यहाँ से इसको निकाल करके फील्ड से बाहर फेंक दिया गया, फील्ड से बाहर कर दिया गया। तो फील्ड से बाहर करने में मैग्नीट्यूड फील्ड से बाहर करने में वर्क डन आपको निकालना है। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन? तो सबसे पहले बच्चों मैं बता दूं पोटेंशियल होता क्या है। पोटेंशियल होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। इनफाइनाइट करने का मतलब है वो प्लेस जहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है। अब इस पॉइंट से किसी चार्ज को उठा करके किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ा वो कहलाता है पोटेंशियल। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट करने का मतलब जहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगता वहाँ से ला करके पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ा उसे कहते हैं हम लोग पोटेंशियल। तो यहाँ पोटेंशियल दिया हुआ है 100 वोल्ट, इसका मतलब है यूनिट चार्ज को 1 कूलम्ब को यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क करना पड़ा 100 जूल। इज इट क्लियर? 100 वोल्ट लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना। 100 वोल्ट का मतलब है एक यूनिट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाए तो वर्क करना पड़ा 100 वोल्ट, इसका मतलब है 100 जूल। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? तो बच्चों जितना वर्क लाने में करना पड़ेगा उतना ही वर्क इसको यहाँ तक ले जाने में करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे V इक्वल टू W बाई क्यू। V दिया हुआ है, W नहीं आपके पास, Q दिया हुआ है। तो W इक्वल टू वी क्यू, इट मीन्स 100 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब, सॉरी जूल। अब क्या है, अब कैलकुलेट करेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -17 जूल विल बी द
आंसर। ठीक है, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻17 जूल वर्क करना पड़ेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ से इनफाइनाइट तक ले जाता हूँ, इनफाइनाइट करने का मतलब वो प्लेस जहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगता। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज QE, it means charge of one electron equal to 1.602 into 10⁻⁻19 coulomb. How many electron charges make 1 coulomb? अब एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है 1.6 इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब है। अब बच्चों बोला गया कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि टोटल चार्ज 1 कूलम्ब हो जाए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग क्या करेंगे, एक्चुअली आप जानते हैं Q इक्वल टू होता क्या है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। टोटल चार्ज इक्वल टू होता क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। बच्चों आप जानते हैं चार्ज तो आधा इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है, जहाँ भी इलेक्ट्रॉन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मुझे पता है। तो कहीं भी जो टोटल चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में होता है, यानी कि मल्टीपल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहाँ भी टोटल चार्ज मैं लिखूँ तो n इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। Q इक्वल टू मुझे 1 कूलम्ब पूरा करना है, n इक्वल टू मुझे निकालना है, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 1.602 इंटू 10⁻⁻19। नाउ यू विल फाइंड n 1.602 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल टू n। नाउ यू विल राइट n इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जिसको अगर इकट्ठा करें हम लोग तो टोटल चार्ज 1 कूलम्ब बन जाता है। ठीक है, लेट मी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, a steady current of 5 ampere flows through a circuit for 30 minutes. How much charge has circulated through the circuit in this time? फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों क्या करेंगे, हम लोग न्यूमेरिकल डाटा लिख लेंगे जो मुझे प्रोवाइड किया गया है। I इक्वल टू 5 एम्पियर, ओके, T इक्वल टू 30 मिनट, और हाउ मच चार्ज हैज़ सर्कुलेटेड, Q इक्वल टू पूछा गया क्या होता है। अब बच्चों मैं आपको बता दूं, ये डाटा देख करके मुझे पता चल रहा है कौन सा फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना है। मुझे पता है I इक्वल टू होता क्या है, तो Q/T होता है, लेकिन कंडीशन है टोटल डाटा मेरा SI यूनिट में होना चाहिए। तो यहाँ पे टाइम मेरा SI यूनिट में है नहीं है, मिनट में दिया हुआ है। लेट मी कन्वर्ट इनटू SI यूनिट, सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 1800 सेकेंड। अब आपको क्या निकालना है, Q निकालना है। तो Q इक्वल टू आप लिखेंगे IT, I का वैल्यू 5 और T का वैल्यू 1800। Q इक्वल टू 9000 कूलम्ब आंसर, या आप इसे भी लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻³ कूलम्ब आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, a battery of 2 cells used to light a torch bulb of resistance 5 ohm. The cells maintain a potential difference of 3 volt across the bulb. How much current will flow through the bulb? बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, मुझे डाटा लिख लेना है जो क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पे मुझे दिया गया R इक्वल टू
5 ओम, V इक्वल टू 3 वोल्ट, और मुझसे पूछा क्या गया, हाउ मच करेंट, I इक्वल टू व्हाट। अब बच्चों हम लोग सोचेंगे क्या ये तीनों से कोई फार्मूला मेरे पास है क्या, तो हाँ है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, I इक्वल टू V by R. Now you will put value 3/5. After calculating you will get ampere answer 0.6 ampere. R1 इक्वल टू, बच्चों दिया हुआ है R1 इक्वल टू 1 ओम, R2 इक्वल टू 2 ओम एंड R3 इक्वल टू 3 ओम। अब आपसे पूछा गया है एक बार सीरीज में कंबाइन करते हैं, इन सीरीज एंड इन पैरेलल, व्हाट रेजिस्टेंस विल द टू कॉम्बिनेशन ऑफर। पहले बात करेंगे फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन लेट R इक्विवेलेंट इक्वल टू R, इट मीन्स इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपका R है। जब भी किसी दो या दो से अधिक रेसिस्टेंस को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है वो सभी रेसिस्टेंस का अलजेब्राइक सम होता है। वी नो दैट R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3, इट विल बी 6 ओम। बच्चों 6 ओम ये आपका आंसर होगा किसके लिए, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। अब हम लोग बात करेंगे फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। For parallel combination, we know that, हम लोग जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला मेरे पास है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R इक्वल टू 1/R1, ये फार्मूला मैं डिराइव कर चुका हूँ थ्योरी सेक्शन में, आप वहाँ से फाइंड करके देख सकते हैं। जब भी पैरेलल में कॉम्बिनेशन करना हो दो या दो से ज़्यादा रेसिस्टेंस को तो ये फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। 1/R इक्वल टू, सभी का एलसीएम ले लीजिए, 6 प्लस 3 प्लस 2, 1/R इक्वल टू 11/6, R इक्वल टू 6/11 ओम आंसर। तो बच्चों यहाँ से एक चीज़ मुझे समझ आया, जब दो या दो से ज़्यादा रेसिस्टेंस को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो रेसिस्टेंस का अमाउंट बढ़ जाता है, और जब हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो रेसिस्टेंस का अमाउंट घट जाता है। इसलिए याद रखना है हम लोगों का हाउस होल्ड सर्किट है ये पैरेलल में कनेक्टेड है, क्योंकि रेसिस्टेंस मुझे कम करना होता है। रेसिस्टेंस अगर बढ़ जाता है तो वायर पे लोड बढ़ता है, और लोड बढ़ेगा तो मे बी पॉसिबल मेरा सर्किट डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा रेसिस्टेंस होने के बाद ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा तो मेरा सर्किट इंटैक्ट नहीं रह पाएगा। इज इट क्लियर? ओके। If the resistance of a wire of length 1.2 meter, L equal to 1.2 meter, diameter equal to 0.4 millimeter, D equal to 0.4 millimeter,
बच्चों इसको हम लोग लिखेंगे R इक्वल टू 0.2 मिलीमीटर और इसी को हम लोग बना देंगे 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर, चूँकि मुझे ऐसा यूनिट में सारे डाटा को यूज़ करना है। इज़ फाउंड टू बी 2.5 ओम। मुझे वैल्यू लिखना है रेसिस्टेंस इक्वल टू 2.5 ओम। बच्चों मैं आपको बता दूं ये रेडियस है, रेसिस्टेंस मत समझ लेना, रेडियस है। व्हाट इज द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस उस वायर के मटेरियल का क्या होगा। बच्चों अगर आप जानते हैं तो आपको पता होगा रेसिस्टेंस का एक फार्मूला है R इक्वल टू रो इंटू L/A। तो यहाँ पे रो का जो वैल्यू होता है वो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को कहते हैं। तो आपको अगर फार्मूला याद हो तो आप बना सकते हैं। वी नो डैट R इक्वल टू रो इंटू L/A। अब यहाँ पे मुझे रो निकालना है, इसी को कहते हैं हम लोग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। रो इक्वल टू RA/L। R का वैल्यू हम लोग डालें 2.5, A का वैल्यू हम लोग डालें, चूँकि वायर है तो वायर का कट सेक्शन सर्कुलर होगा तो सर्किल का रेडियस πr² होता है। तो आप लिखेंगे पाई 3.14 इंटू R²। R का वैल्यू हो गया 0.2 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई L का वैल्यू आपको मालूम है 1.2 मीटर। ठीक है बच्चों, आप सारे डाटा को कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद आपके पास डाटा जो आएगा वो 26.2 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। और ये ओम मीटर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी का। इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।